नमस्कार। मैं हूं तरुण नांगिया और आप सब देख रहे हैं लीगली स्पीकिंग विद तरुण नांगिया। ऐसा देखा गया इस देश की राजनीति में कि नीति, राजनीति और कानून में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि ये ना एक दूसरे के आगे पीछे चलते हैं। बहुत सारे नेता तो ये समझ नहीं पाते हैं कि कानून और राजनीति में कितना निकट तम एक तक उनका है। तो वो उनको फिर ये देखना पड़ता है कि कितने सारे वकील जाकर के प्रधानमंत्री भी बने, फाइनेंस मिनिस्टर भी बने, कई सारे उच्च जो पद हैं देश में उनको इसलिए मिले क्योंकि उनको कानून का ज्ञान था। और ऐसे ही आज एक कोई विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं जिसमें कानून और राजनीति दोनों आ जाती है, जो कि है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये एक्ट की अमेंडमेंट को लेकर के बात होने वाली है। ये एक्ट कब एक तरीके से कब पास हुआ ये बिल, फिर इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं आगे जाके और अब क्या स्थिति है। और इसके साथ हम चर्चा करेंगे अश्विनी उपाध्याय जी से। अश्विनी जी, जैसा कि आप सबको पता है कि एक तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, पर जाने माने वकील भी हैं। तो ये हमको ना एक तरीके से दोनों समझा सकेंगे कि इसमें पॉलिटिकल पहलू क्या है, लीगल पहलू क्या है। अश्विनी जी, अच्छा लग रहा है आपको बहुत दिन बाद देखकर शो पर। आपका शो में स्वागत है। नमस्कार। तो शुरू करें अश्विनी जी कि क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और इसमें क्या बदलाव आए हैं इतने सालों। तरुण जी, आज जो आपने विषय रखा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसको हिंदी में हम पूजा स्थल कानून भी कहते हैं। अच्छा। मैं इस पूजा स्थल कानून को कानून नहीं बल्कि काला कानून कहता हूँ। और हमने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन में भी लिखा है, सिनॉप्सिस में लिखा है, मेन बॉडी में भी लिखा है, दिस इज नॉट ए एक्ट, दिस इज द ब्लैक लॉ, दिस इज नॉट ए लॉ बट ए ब्लैक लॉ। मैं इसके कानूनी एंगल को बाद में आपको बताना चाहूंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये इसकी इतिहास क्या है, बना क्यों। आपको याद होगा कि 1988 के बाद और खासकर को 1990 आते आते एक नारा लगता था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और विश्व हिंदू परिषद का, संघ परिवार का, भारतीय जनता पार्टी ने खुद इस पूरे मुहिम को ओन कर लिया था, खुद उस पर काम कर रहे थे। आडवाणी जी ने रथ यात्रा शुरू कर दिया था, उनकी प्लान हो चुकी थी कि रथ यात्रा भी करेंगे। तो अयोध्या, काशी और मथुरा को मुक्त कराने के लिए एक बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू हो चुका, जिसमें सांस्कृतिक संगठन, चाहे वो बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, वो तो काम कर ही रहे थे। राष्ट्रीय सेवक संघ इसमें काम कर रहा था पूरा। भारतीय जनता पार्टी कैपिटल पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने खुद इसको अपने मैनिफेस्टो में ले लिया था और अपने चुनावी इसको मुद्दा बना दिया। आपको अच्छी तरीके याद होगा आडवाणी जी की जो रथ यात्रा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूरा उसको प्लान कर रहे थे, यात्रा के साथ चल रहे थे। उस समय कांग्रेस को एकाएक, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस में किसने ये याद, क्योंकि कांग्रेस के पास वकीलों की फौज है, पूरी कांग्रेस के पास एक कहते नहीं बैटरी ऑफ लॉयर्स है, बड़े दिग्गज वकील, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक। उसमें किसी ने दिमाग दिया कि एक ऐसा कानून बनाते हैं कि अयोध्या को तो ठीक है चलने देते हैं, अयोध्या का मामला कोर्ट में चल रहा है, इसको चलने देते हैं, लेकिन कानून बना के सारे और जितने भी मंदिर हैं जिन पे विवाद है, जिन पे एक आंदोलन शुरू हो चुका है और शुरू हो सकता है, इसको खत्म कर देते हैं। उस समय ये 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने संसद में ये बिल ले आए, 1900 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसको पूजा स्थल कानून कहते हैं। जब ये बिल आया तो उस समय लोकसभा, राज्यसभा में इसका बहुत विरोध हुआ। बहुत विरोध से मतलब भारतीय जनता पार्टी की जितनी क्षमता था उस क्षमता के हिसाब से उन्होंने विरोध किया। राज्यसभा में अरुण जेटली जी ने इस पे बहुत अच्छी बहस किया और बहुत पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया और मांग किया कि भाई आप इस तरीके से कानून नहीं बना सकते, जहां आपको अधिकार नहीं आप वहां कानून बना रहे। कई सारी इसकी खामियां बताई जो भी मैं बताऊंगा आपको। इसलिए इसको कम से कम एक बार आप इसको पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी को भेजते हैं। उनकी बात नहीं मानी गई क्योंकि राज्यसभा में संख्या भाजपा की बहुत कम थी। लोकसभा में विजय कुमार मल्होत्रा जी थे, उमा भारती जी थे, इन लोगों ने बहुत पुरजोर तरीके से इसको विरोध किया। आडवाणी जी खुद उस समय हुआ करते थे, उन्होंने बहुत इसका विरोध किया, लेकिन लोकसभा में संख्या भाजपा की बहुत कम थी तो वो भी बात नहीं मानी गई।
और इसको पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की बजाय, इसको अच्छी तरीके एग्जामिन करने की बजाय इस कानून को पास करा दिया गया, जिसको लगभग 30 साल के बाद हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। और इस काले कानून को जो हमारी चुनौती थी, जो हमने कमियां बताई थी, प्राइमा फेसी सुप्रीम कोर्ट ने उसको एडमिट किया है, एक्सेप्ट किया है। इसीलिए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और कल्चर मिनिस्ट्री, सांस्कृतिक मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। 30 अप्रैल को इस पर फिर सुनवाई होगी। लेकिन ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि ये कानून नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल कानून था, राजनीतिक तरीके से एक हथकंडा था, केवल और केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, तुष्टीकरण के लिए और हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए। केवल हिंदू की नहीं बल्कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख चारों को मुझे लगता है इस कानून के द्वारा पूरी तरीके से उनके जो फंडामेंटल राइट है उनको खत्म करने का प्रयास किया गया है। और इसीलिए यही हमारी जो दलील थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट की। अभी आपको लगता है इसके आगे हम कहाँ जा रहे हैं, बेसिकली क्या होने वाला है आगे? जो आपकी सुप्रीम कोर्ट में एक तरीके से आपने जो प्ली दी है वो क्या बात करती है? देखिए तरुण जी, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में रूल ऑफ लॉ, जो हमारे रूल ऑफ लॉ इज द बेसिक डिक्टम ऑफ ए डेमोक्रेसी। रूल ऑफ लॉ इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 14। क्योंकि हम कहते नहीं, हिंदी में कहते हैं ये देश कानून चलता है, कानून का राज है, कानून सबसे ऊपर है। तो ऐसे लोकतांत्रिक देश में जहां कानून सबसे ऊपर है, जहां संविधान सबसे ऊपर है, वहां पर किसी भी विवाद का जो निपटारा है, किसी भी विवाद का समाधान वो कोर्ट के जरिए होता है। लेकिन ये कानून बना के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि यहाँ यानी लोकतांत्रिक देश में आप लोकतंत्र को खत्म करके भीड़ तंत्र को बढ़ावा दे रहे हो। अगर हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख अपने समस्या को लेके कोर्ट नहीं जाएंगे, काशी का मामला, मथुरा का मामला, भद्रकाली का मामला, ऐसे और कई सारे जैन मंदिर हैं, कई सारे बौद्ध मंदिर हैं, कई सारे सिखों के मंदिर हैं पंजाब में, उनको लेकर अगर कोर्ट नहीं जाएंगे तो जहां कहां जाएंगे? अब ये कानून ये कह रहा है कि नहीं, हम कोर्ट तो आप जा नहीं सकते। इसका मतलब आप एक काम करो, भीड़ इकट्ठा करो, लाठी डंडे इकट्ठा करो और जाओ जहां जहां आपका स्थान है वहां कब्जा कर लो। तो एक तरीके से ये कानून लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, भीड़ तंत्र को बढ़ावा दे रहा है। ये कानून आर्टिकल 14 जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट होता है उसको खत्म कर रहा है। इसलिए हमने सबसे पहला ग्राउंड ले लिया है, ये आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है, इसलिए इस कानून को स्ट्राइक डाउन किया। अच्छा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो आपने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किए, उसके बारे में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी ट्वीट किया था, मेरा जितना मैंने देखा था। एक तरीके से आपके बारे में सराहा था आपके कदम को, और शायद वो भी कुछ फाइल करने वाले हैं इस बारे में, ऐसा भी कुछ कहा था। तो क्या वो इंप्लीड कर रहे हैं अपनी पिटीशन को आपके केस के साथ? आई मीन आप लोग जॉइंटली जा रहे हैं, क्या हो रहा है उसमें? नहीं, स्वामी जी की पिटीशन ऑलरेडी थी और स्वामी जी की पिटीशन भी एक्सेप्ट हो गई है। हमारे पीआईएल पे 12 मार्च को नोटिस इशू हुआ था, स्वामी जी की पीआईएल पे 26 मार्च को नोटिस इशू हुआ है। और अब उनकी पीआईएल को हमारे पीआईएल से टैग कर दिया गया। तो लीडिंग पीआईएल हमारी रहेगी, लेकिन अब वो सेकंड पीआईएल उनकी आ गई है, तो सेकंड पिटिशनर वो हो गए हैं। ऐसे एक लखनऊ के कोई संस्था है, उसने भी फाइल कर दिया है, विष्णु जैन और हरिशंकर जैन जी ने फाइल किया हुआ है। इसके अलावा कुछ इसको अपोज करने वाली पिटीशन भी आ चुकी है। एक कोई लखनऊ की टीले वाली मस्जिद है वो आ गया है, जमीयत उलमा हिंद आ चुका है। तो अब ये मामला चूंकि बहुत गंभीर है, मामला इसमें काशी का मामला भी है, मथुरा का मामला भी है, भद्रकाली का मामला भी है, जौनपुर के अटाला मस्जिद का भी मामला है, अहमदाबाद के मंदिर का भी मामला है, पंजाब के 2-3 मंदिरों का मामला है। तो ये मामला काफी गंभीर है और इसका समाधान मैं तो फिर से कह रहा हूँ कि समाधान 2 तरीके से हो सकता है। एक पहला क्या समाधान है? सबसे आसान समाधान ये है कि वेद, पुराण, गीता, रामायण में जिन धार्मिक स्थानों का जिक्र है उसको हिंदुओं को दे दिया जाए। बाइबल में जिसका जिक्र है उसको क्रिश्चियन को दे दिया जाए। कुरान में जिसका जिक्र है, हदीस में जिसका जिक्र है उसको मुस्लिम्स को दे दिया जाए। गुरु ग्रंथ साहिब में जिस स्थान का जिक्र है उसको सिखों को दे दिया जाए। ऐसे जैनियों में जो अपना स्थान का जिक्र है, जो उनके धर्म ग्रंथ में, उनको जैन को दे दिया जाए। ऐसे बौद्ध को दे दिया जाए। सबसे आसान समाधान है ये। इसके बावजूद अगर
ऐसे कोई स्थान है जिनका किसी भी धर्म ग्रंथ में जिक्र नहीं है, उसका समाधान कोर्ट के जरिए हो सकता है। मुझे लगता है ये सबसे आसान समाधान है, जिसमें कोई विवाद भी नहीं होगा और सब लोग खुश भी हो जाएंगे, किसी की हानि भी नहीं होगी और किसी को जो है बहुत परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अब जिस तरीके से इसमें कुछ लोग आ रहे हैं विरोध करने के लिए, जमीयत उलमा हिंद आ गया, पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है मैं भी आऊंगा, एक लखनऊ में जहाँ भगवान लक्ष्मण जी का मंदिर था वहां की टीले वाली मस्जिद बन गई है, वहां उस मंदिर पे वो भी आ गए। तो इसका मतलब ये लोग कोर्ट में विरोध करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है, वो टेस्ट करेगी इसको लीगली। अब लीगल में आपको एंगल बताता हूँ। एक पहला आपको मैंने बताया आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ, रूल ऑफ लॉ। दूसरा जो सबसे बड़ा है, राइट टू जस्टिस, राइट टू मूव अ कोर्ट, राइट टू गेट जस्टिस फ्रॉम कोर्ट इज आवर फंडामेंटल राइट। ये भारत में सबका मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, कि हम अपने किसी भी विवाद के लिए कोर्ट जाएं और वहां से न्याय लें। चूंकि हमारा इसमें यह कहना है कि इस कानून के द्वारा हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए कोर्ट का दरवाजा ही बंद कर दिया गया, हमें कोर्ट पे पहुंचने से रोक दिया गया, तो ये हमारे सीधे सीधे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। ऐसे ही आर्टिकल 25, 26 ये कहता है कि सभी पंथ को, सभी मजहब को अपने प्राचीनतम जो उनके धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है, धार्मिक सांस्कृतिक जो धरोहर है, उसको रख रखाव करना, उसको मेंटेनेंस करना, उसको मैनेज करना, उसको प्रोटेक्ट करना, ये उन सबका फंडामेंटल राइट। जैसे हिंदुओं का अधिकार है कि वो पूरा पूरा जो काशी का भगवान भोलेनाथ का मंदिर है उसको पूरा रख रखाव करे, देखभाल करे। मथुरा में हिंदुओं को पूरा अधिकार है, भद्रकाली में हिंदुओं का अधिकार है, ऐसे जैन टेम्पल है, ऐसे बौद्ध टेम्पल है, उन सबको अपना अपना फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 25 के खिलाफ, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि नहीं, 1947 कट ऑफ डेट, अगर 1947 कट ऑफ डेट का मतलब ये हुआ कि चूंकि 1192 के बाद यहाँ पे मुगलों का राज था, मुगलों ने कब्जा किया, और मुगलों ने कब्जा नहीं किया बल्कि मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों की मूर्तियों को खंडित किया, और कई जगह तो ऐसा हुआ कि मंदिर के मलबे से ही मस्जिद बना दी। अब ये 1947 के स्टेटस को का मतलब कि इस सरकार ने मुगलों के गलत कार्य को, इलीगल एक्ट को लीगलाइज कर दिया। करना यह था कि अगर कोई इलीगल एक्ट है उसको पहले आप लीगलाइज नहीं कर सकते। अगर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट है कि हिस्टोरिक रंग को करेक्ट करना सरकार की ड्यूटी है। अगर कोई ऐतिहासिक भूल हो चुकी है, जो राम मंदिर के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इफ देयर इज एनी हिस्टोरिक रॉन्ग गवर्नमेंट कैन करेक्ट इट। यहाँ पे क्या किया सरकार ने, हिस्टोरिक रॉन्ग को करेक्ट नहीं किया, जो मुगलों की गलती थी उसको करेक्ट नहीं किया, बल्कि मुगलों की गलती को एक्सेप्ट कर लिया और 1947 कट ऑफ डेट दे दिया। इसलिए ये आर्टिकल 21, 25, 26 का भी वायलेशन। सबसे बड़ी बात ये कि ये बड़ा और भी इससे गलत क्या किया कि जो स्थान हमारे धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है, जैसे जो अयोध्या में, काशी में, मथुरा में जो मस्जिद बनी हुई, वो केवल हिंदू मान्यताओं के खिलाफ नहीं है बल्कि वो इस्लामिक मान्यताओं के भी खिलाफ। मोहम्मद साहब ने जो पहली बार मस्जिद बनाई थी मक्का में, तो उन्होंने जमीन पे ऐसे सीधे नहीं कि वो जमीन खाली थी वहां पे जाके मस्जिद बना दिया, ऐसे नहीं किया था। बाकायदा प्रॉपर वे में उस जमीन की कीमत उन्होंने अदा किया था, फिर वहां पे जाके मस्जिद बनी। और कुरान में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, हदीसों में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि जहां पे मस्जिद बनेगी वो जमीन वर्जिन होनी चाहिए, वो शुद्ध जमीन होनी चाहिए, वो जमीन पाक होनी चाहिए, वहां किसी का कब्जा नहीं होना चाहिए। अगर किसी का कब्जा है तो पहले आप उसको पैसे दो और पैसे देकर उसको खरीदो। अगर किसी की जमीन है, किसी का खेत है, किसी का खलिहान है, कुछ भी है, तो इस ये जो ढांचे बने हुए हैं, चाहे वो काशी में है, चाहे वो मथुरा में है। क्योंकि मैं जिस तरह देख रहा हूं, आप जो ये कह रहे थे, बट आप ठीक है, आप कंप्लीट करें फिर मैं। हाँ, तो ये जो अवैध रूप से ढांचे बने हुए हैं, जो हिंदुज्म के भी खिलाफ, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, इस्लाम के भी खिलाफ, सिखिज्म के खिलाफ, बौद्धिज्म के खिलाफ, जैनिज्म के खिलाफ, उनको ये लीगलाइज कर दे रहा है, उन ढांचों को लीगलाइज कर दे रहा है, उन धार्मिक स्थानों को लीगलाइज कर दे रहा है। इसलिए भी ये कानून खिलाफ, ये कानून इलीगल है। फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल बहुत आर्टिकल 49 में लिखा हुआ है, ये सरकार की ड्यूटी है कि जो ऐतिहासिक स्थान है, चाहे वो धार्मिक स्थान है या
ऐतिहासिक स्थान है, उनका पूर्ण रूप से उनको प्रोटेक्ट करना, उनके ओरिजिनल कंडीशन में प्रोटेक्ट करना, ये सरकार की ड्यूटी है। तो सरकार का काम था कि जो काशी है वो केवल धार्मिक स्थान नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक स्थान। मथुरा जो है एक धार्मिक स्थान के अलावा ऐतिहासिक स्थान भी है, हमारी हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारे कल्चर का हिस्सा है। उसको प्रोटेक्ट करना सरकार काम था। लेकिन सरकार ने क्या किया, वहां पे जो एक अवैध तरीके से, गैर इस्लामिक तरीके से, गैर पुरानिक तरीके से ढांचा बना हुआ है, उसको उन्होंने लीगलाइज कर दिया। इसलिए इस आधार पर मैंने कानून को चैलेंज किया। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विषय ये, इस कानून को लॉ एंड ऑर्डर की आड़ में बनाया गया। ये कहा गया कि इससे पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, इसलिए हम इस कानून को बना रहे हैं। अगर कानून नहीं बनाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। और वास्तव में लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट, हमारे संविधान में काम का बंटवारा है, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट। तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, ना वो कंकरेंट है ना यूनियन है। यानी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती। फिर पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज जो यूनियन सब्जेक्ट है उसमें लिखा है पिलग्रिमेज आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब संविधान हमारा ये कहता है कि भारत के बाहर अगर कोई धार्मिक स्थान है, जैसे कि कैलाश मानसरोवर, वहां पे जो अगर उसके बारे में कोई कानून बनाना है, उसके बारे में कोई रूल्स रेगुलेशन बनाना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। लेकिन पिलग्रिमेज विद इन इंडिया ये स्टेट सब्जेक्ट है। तो काशी का मामला, भद्रकाली का मामला, जौनपुर कटाला मस्जिद का मामला, मथुरा का मामला, ये तो स्टेट सब्जेक्ट हो गया, ये तो विद इन इंडिया है, इसमें पार्लियामेंट नहीं बना सकती। तो न तो पार्लियामेंट को ये कानून बनाने का अधिकार था, न पार्लियामेंट को ये बनाने के लिए कॉम्पिटेंट थी, न पार्लियामेंट रूल ऑफ लॉ के खिलाफ कानून बना सकती है, न पार्लियामेंट कोर्ट का दरवाजा बंद कर सकती है, न पार्लियामेंट हमारे फंडामेंटल राइट छीन सकती है। इसलिए ये कानून खत्म होना चाहिए। और हमें पूरा भरोसा है जब ये फाइनल हियरिंग पे आएगा तरुण जी, ये कोई 30 दिन 40 दिन लंबी बहस नहीं होगी जैसे राम मंदिर की इतनी लंबी बहस हुई थी। ये विद इन ए वीक, मुझे लगता है अगर सोमवार को इस पे बहस शुरू होगी तो शुक्रवार तक, फ्राइडे तक ये मैटर खत्म हो जाएगा। और ये टिकेगा नहीं, ये मैं आपको आज ही लिख के देता हूँ। इसमें इतनी कमियां है, 20 कमियां हैं जो मैंने गिनवाई है इसमें, कि ये कानून खत्म होना ही होना है, पूरी तरीके से इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बेसिकली मैं ये बात आपसे बेसिकली समझ गया हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि लीगल रिड्रेसल का मौका जो चाहिए उसको देना चाहिए, जो भी कोर्ट में जाना चाहे, फिर कोर्ट डिसाइड करे उसमें सही क्या है गलत क्या है, पर आप लोगों से वो हक मत छीने। ये आपकी एक तरीके से कोर्ट में दलील आप देंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल हमारी यही दलील है कि अगर आप लोकतांत्रिक देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, विच इज गवर्न बाय द रूल ऑफ लॉ, विच इज गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, आप यहाँ अगर कोर्ट जाने का अधिकार छीन लोगे, फिर तो लोग मजबूर हो में भीड़ इकट्ठा हो जाएंगे, यहाँ भीड़ तंत्र हावी हो जाएगा। लोग भीड़ इकट्ठा हो जाएंगे और इकट्ठे होके जहां जहां उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, जहां उनको लगता है ये उनका स्थान है, गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है, अगर आप कोर्ट नहीं जाने तो दोगे तो आप बेसिकली क्या आप ये कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ को एक तरीके से देश में कानून का राज रहे, इसलिए आपने ये पीएल फाइल किए, ताकि भीड़ तंत्र को एक तरीके से एंकरेजमेंट ना मिले, लोग जाकर के, मतलब एक बार कोर्ट में मामला चल जाता है तो फिर कोर्ट भी लोगों को कहता है कि कोई इसमें कुछ होना नहीं चाहिए, जो फैसला करेगा वो कोर्ट करे। एग्जैक्टली बिल्कुल तरुण जी, आप बिल्कुल आपने सही कहा कि हम ये चाह रहे हैं कि इस जो भी विवाद है उसका समाधान कोर्ट के जरिए हो। कोर्ट के जरिए सबसे शांतिपूर्ण समाधान होता है। जब भी भीड़ तंत्र के द्वारा कोई समाधान होता है तो वो शांतिपूर्वक नहीं होता, उसमें हिंसा होती है, उसमें मारपीट होती है, उसमें लोगों की जाने जाती है। अगर ये सरकार ये कानून नहीं खत्म करेगी, सुप्रीम कोर्ट ये कानून नहीं खत्म करेगा, मजबूर हो जाएंगे लोग अब कानून अपने हाथ में लेने के लिए, मजबूर हो जाएंगे लोग भीड़ इकट्ठा करके डंडा और भाला और गड़ासे लेके वहां अपने अपने स्थान पे जाने के लिए। कोर्ट में एक बार मुकदमा शुरू हो जाता है तो सबको, भारत में ये अच्छी बात यह है कि कोई किसी भी पंथ, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, कोर्ट में सबको भरोसा है। कोर्ट में मुकदमा चलने लगता है, भले ही वो 100 साल चले, 150 साल चले, 200 साल चले, लेकिन लोग कहते हैं ठीक है भाई, जो होगा कोर्ट करेगी, हम उसको मानेंगे। तो जब ये कानून खत्म हो जाएगा तो जितने भी मामले हैं, चाहे वो बिहार में कुछ स्थान है, कुछ महाराष्ट्र में स्थान है, मध्य प्रदेश में भी कई स्थान है, ऐसे 100 बड़े महत्वपूर्ण स्थान है जिनका जिक्र वेद, पुराण, गीता, रामायण में है, जिनका गुरु ग्रंथ साहिब में जिक्र है, जिनका जैनियों के धार्मिक किताबों में जिक्र है, बौद्धों के धार्मिक किताबों में जिक्र है। मुझे लगता है कम से कम वहां पे लोकल लोग
डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग, वहां के लोग अपना मुकदमा लड़ेंगे और मुकदमे के द्वारा जो उनका समाधान होगा वो फैसला मान लेंगे। अदरवाइज अगर ये ऐसा नहीं किया गया तो मुझे लगता है फिर राष्ट्रीय स्तर पे एक बड़ा बहुत ही माहौल खराब हो सकता है, देश में अशांति फैल सकती है। फिर से पॉलिटिकल फिर एक पॉलिटिकल एजेंडा बन जाएगा, लोग इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाना शुरू कर देंगे, मुद्दा बनाना शुरू करेंगे, फिर इसी आधार पर इलेक्शन होना शुरू हो जाएगा, कोर्ट में चला जाएगा, मामला सब जुडिस हो जाएगा। मथुरा का मामला सब जुडिस हो गया, भद्रकाली का सब जुडिस हो गया, जौनपुर के अटाला मस्जिद का शुरू हो गया, काशी का, जब सब सारे मामले सब जुडिस हो जाएंगे तो कम से कम इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा और रूल ऑफ लॉ के आधार पे जिसको जो मिलेगा वो उसको एक्सेप्ट करेगा। अश्विनी जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये जो टेक्निकल मुद्दा एक तरीके से लोगों को, सारे लोग जो देख रहे हैं आपको, जनता को समझाया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का महत्व क्या है, और लीगल तरीके से आपने लोगों से शेयर किया कि आप सिर्फ ये मांग रहे हैं कि कोर्ट में मुझे अगर केस फाइल करना है तो उसका हक चाहिए, आप उससे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे इस पीआईएल के द्वारा। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें आपकी और आपके साथ, आपके बाद में जो लोगों ने पीआईएल फाइल की है क्या निर्णय लेती है, क्योंकि एक ही निर्णय आएगा क्लब होने के बाद तो, और उसके बाद फिर हम आपसे फिर बात करना चाहेंगे। बट आज आपने हमको अपना समय दिया शाम को, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जल्द फिर आपसे मिलेंगे लीगली स्पीकिंग पर। और आप सब लोगों ने ये शो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।